अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम लोग सिंपल लीनियर कोरिलेशन का टॉपिक कर रहे थे और हमारा वो कंप्लीट हो गया था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 25 को आइडेंटिफाई किया है कि सर इसमें कुछ थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 954। इम्पोर्टेंट MCQs में ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 25 है बुक में भी। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 954। ओके, और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एस एक्स कितना है 21.5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है जी 10.61। r इज इक्वल टू 0.524। देन फाइंड n। अब हमने क्या करना है जी, n फाइंड आउट करना है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है जी, n फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे कौन से वाला फार्मूला फिट बैठ रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट है r है। ठीक है जी, ये r हमारे पास मौजूद है। क्लियर है जी। अब इसको देखते हुए और बाकी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए तो हमने कोई r का ही फार्मूला सोचना है ताकि जिसमें हमारे पास बाकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएं और n जो है वो अननोन रहे और n की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, किस तरह से? अगर मैं एक r का बेसिक फार्मूला देखूं तो वो क्या है जी, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, r की वैल्यू मौजूद है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है, स्टैंडर्ड y है, लेकिन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई नहीं है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हुए भी स्टडी किया था और वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था जी, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर n। ये वाला फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ जी। अब इसी फार्मूले को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। अच्छा जी, कैसे? देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और r ये तो सेम आ गए। न्यूमरेटर में चेंज आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा जी, इसकी जगह पे इसका फार्मूला पुट कर देंगे। तो इसका फार्मूला पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया जी, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर n। ओके, अब आपके पास क्या है जी, ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो जो आपके पास मौजूद है वो पुट करते जाएं। तो r की वैल्यू क्या है 0.524। ओके, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या है 954 डिवाइडेड बाय n ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 21.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है 10.61। ओके, अब आपने करना क्या है, अगर तो मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट साइड पे आए क्या आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.524 के साथ और आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे, n फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से करें तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे n की जगह पे आपने क्या चीज़ जनरेट करनी है, x जनरेट करना है और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास n का आंसर आएगा 7.98 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 8। क्योंकि n जो है वो बेटे कभी भी पॉइंट में
नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पे 7.98 आ रहा है, तो आप उसको राउंड करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, 8 में कन्वर्ट कर देंगे। ओके जी, क्लियर है। चलें जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इससे पहले मैं फिर एक दफ़ा पूछता हूँ कि अगर आपने कोई क्वेश्चन समझना है दोनों टॉपिक्स में से, रिग्रेशन और कोरिलेशन में से, तो आप मुझे बता दें, पहले मैं आपको वो करवा दूं और फिर हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। 23 वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से ज़रा 23 पे आ जाइएगा जी। क्या है? इफ कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 62, इफ कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 62, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है जी? 60, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 7, then r will be equal to ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से 23। ओके, अब ये भी सारा सिंपल है जी, ये तो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है? 62, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 7, और आपके पास बेटे r की वैल्यू आ जाएगी 0.55 5535। ओके, इतना ही काफ़ी है, 0.55। और अगर 4 डिजिट तक लिखना है तो 357 है, 36 लिख दें। वैसे 2 डिजिट तक भी ओके है, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक अगर आप आंसर लिख देते हैं रिग्रेशन कोरिलेशन में तो ओके है। प्रोबेबिलिटी में पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना ज़रूरी होता है। ओके, चैप्टर नंबर 11 में 12 में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इससे आगे। कोई और क्वेश्चन जी? कोई नहीं है कि करके नहीं आए? हो गए। चलें जी, अब आते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और इसको अगर हम देखें तो इसको किसके साथ नोट किया जाता है? आर स्क्वायर के साथ। इस आर स्क्वायर से एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आर का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चूंकि ये आर स्क्वायर है तो अगर आर का आंसर नेगेटिव में भी होगा तो उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि आर स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। आर की रेंज आपको पता है ना जी, -1 to +1। तो जब इसमें आर स्क्वायर हो गया तो बेटे ये माइनस वाला पोर्शन तो ख़त्म हो गया। तो कहानी कहाँ से शुरू होगी जी? 0 से। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1, तो ये रेंज आ जाएगी। क्लियर है जी? कोई इशू तो नहीं मुजाहिदीन? अच्छा जी, ये आपके पास रेंज आ गई तो ये है जी, इट रेंजेस फ्रॉम it ranges from 0 to +∞। अब ये भी कह सकते हैं इट लाइज बिटवीन 0 एंड +0 and 1, 0 to 1 सॉरी,
प्लस इन्फिनिटी नहीं है। क्लियर है जी, अभी तो लिखा हुआ है साइड पे। इसके बाद थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जिसकी वजह से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्यों कैलकुलेट करते हैं जी? इट शोज हाउ मच वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ y आर एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ x। आर क्या काम करता है जी? इट शोज दैट हाउ मच variation in the values of y, बेसिकली यहाँ पे ये y को क्या कंसीडर कर रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इन जनरल y डिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। मैंने आपको बताया था ना, रिग्रेशन लाइन स्टैंडर्ड हमारे पास कौन सी है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जब तक वो खुद से नहीं कहेगा कि कैलकुलेट x ऑन y, तब तक बच्चे आपने x ऑन y लाइन फाइंड आउट नहीं करनी। क्लियर है जी? तो यहाँ पे देखिएगा जी, ये उसी के हिसाब से बता रहा है जी। इट शोज दैट हाउ मच वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ y आर एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ x। ये पूरी लाइन लिखी हुई है ना, इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो बेटे x वेरिएबल आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ आपके पास कुछ आई रैंडम, क्योंकि आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं वैल्यूज़, आपके पास डाटा आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशन मौजूद है ना, हो सकता है x की वैल्यू 1 है जी आपके पास, 2, दूसरी है 5, तीसरी है 11, और फोर्थ वन है जी 17, और फिफ्थ वन जी 12। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ के दरमियान वेरिएशन है। इन वैल्यूज़ की वेरिएशन की वजह से y में जितनी वेरिएशन आती है वो हम लोग किससे चेक करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से। और अगर मैं इसको इस तरह से भी कह लूँ तो ये गलत नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो हम ये किससे चेक करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से। पॉइंट समझ आ रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो हम लोग वो किससे चेक करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से। जो भी आंसर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का होगा उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो परसेंटेज बनेगी उतने परसेंट डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब जरा इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिएगा, मैं यहां पे ना बता दूं, अगर बेटे आपके पास R जो है वो 0.7 है, क्या है जी? 0.7, और आपने इसका स्क्वायर ले लिया तो ये क्या हो गया? 0.49। तो कितना हो गया जी? 49%। कितना? 49% आ गया। अब ये 49% क्या चीज़ शो कर रहा है जी यहाँ पे? कि ये कह रहा है जी 49% डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और अगर हम लोग इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे क्या है जी? 49% ऑफ द वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ y आर एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ x। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के अंदर जो वेरिएशन है उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के दरमियान कितने परसेंट वेरिएशन आ रही है? 49%। ये है जी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। याद रहेगा, ये एक चिंटू सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, इतना ही आपके सिलेबस के अंदर है। ये टॉपिक बड़ा है, मैंने इसको नीचे एक और स्टाइल से भी इसके फार्मूलाज लिख के भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपका काम जितना आई कैप के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ यही है कि आपने क्या बताना है जी? आपके पास R की वैल्यू है, आप उसका स्क्वायर लें, जो आंसर आता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। जो परसेंटेज आपके पास बन रही है उतने परसेंट डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है जी? 49% ऑफ द वेरिएशन
in the values of y are explained by the variation in the values of x। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं, कर लेंगे। अच्छा जी, एक एमसीक्यू है जो कि थोड़ा सा अलग स्टाइल में उसने पूछा हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ पे नंबर पे है जी 28 नंबर पे। इफ़ 25% ऑफ द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ y आर एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ x, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। उलट पूछ रही है, समझ आ रही बात की? उसने आपको आर स्क्वायर दे के आर की वैल्यू पूछ ली है, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमारे पास आर स्क्वायर कितना है, 0.25। आर स्क्वायर आ गया 0.25। तो बेटे इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि बेटे आर तो माइनस में भी हो सकता है, आर प्लस में भी हो सकता है। जब उसका आर स्क्वायर बना था तो आंसर पॉजिटिव हो गया था, ठीक है जी, प्लस में चला गया था। अब देखें जी, यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास ये क्या आ गया, प्लस माइनस 0.50। तो अब आर का जो आंसर है वो माइनस 0.50 भी हो सकता है और प्लस 0.50 भी हो सकता है। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं, समझ आ गई है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रैंक कोरिलेशन। हाँ जी, रैंक कोरिलेशन। The correlation between the ranks of individual for both the variables x and y is called rank correlation। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास x और y टू वेरिएबल्स हैं, आप उसमें कोरिलेशन इस तरह से फाइंड आउट करें कि पहले उनकी रैंकिंग कर लें, उनको रैंक्स असाइन कर दें। रैंक्स टू टाइप से असाइन किए जा सकते हैं, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर आप 1 कहेंगे तो सबसे लार्जेस्ट, अगर 5 वैल्यूज हैं तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को आप 5 कह देंगे। समझ आ गई? तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज की बजाय उनको रैंक असाइन करके उन रैंक से कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, रैंक कोरिलेशन कह देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? वापिस सुनिएगा कि बेटे आपके पास एक्स और वाई का कॉलम दिया हुआ है, एक्स और वाई के कॉलम को अगर हम लोग पहले रैंक असाइन कर दें, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को 1 और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को 5, ठीक है जी, अगर 5 वैल्यूज है तो ये x को भी रैंक असाइन कर दें, y को भी रैंक असाइन कर दें। फिर उन रैंक वाले कॉलम का अगर हम लोग कोरिलेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास वो कौन सी कोरिलेशन आ जाएगी, रैंक कोरिलेशन, ठीक है जी। अब जरा डेफिनेशन को एक दफ़ा वापस रीड करते हैं तो हमें ये पॉइंट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स for both the variables x and y is called rank correlation। ठीक है जी। The correlation between the ranks of individual for both the variable x and y is called रैंक कोरिलेशन। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन क्या है? जिस फार्मूले की मदद से
हम लोग रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। और इसको स्पेयरमैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए इसके नेम के साथ ही ये फार्मूला आज भी कॉल किया जाता है। तो इसका नेम क्या है जी, फुल स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। जैसे आप लोग स्पेयर होते हैं वैसे नहीं, वो उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। का फुल नेम जो है वो क्या है जी, स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। और ये आपके पास आ जाता है जी R इज इक्वल टू RS। यहाँ पे ये जो S लिखा होता है ना, ये उसके नेम की वजह से लिखा होता है। और दोनों R के दरमियान फिर डिफरेंस भी क्लियर हो जाता है कि वो जो R सिंपल लिखते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और अगर RS लिखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है। तो यहाँ बेटे इसका फार्मूला क्या है जी, 1 माइनस 6 समीशन D स्क्वेयर ओवर N इंटू N स्क्वेयर माइनस 1। ओके, और ये फार्मूला किसके लिए है, जब बेटे आपके पास डाटे के अंदर कोई भी वैल्यू टाई ना हो रही हो। सर जी ये टाई क्या है, रिपीट ना हो रही हो, सेम ना हो, एक्स के कॉलम में भी कोई भी वैल्यू सेम ना हो और वाई के कॉलम में भी कोई भी वैल्यू सेम ना हो, तो तब बेटे आपके पास जो रैंक कोरिलेशन का फार्मूला लगेगा वो कौन सा है, ये यहाँ पे लिख लें, विदाउट टाई वैल्यूज, विदाउट टाई वैल्यू, टाई वैल्यू या वैल्यूज। ओके, और अगर टाई वैल्यू आ जाए, रिपीट हो जाए, डाटे के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हों, चाहे एक ही हो, वो 2 टाइम आ जाए या 3 टाइम आ जाए, तो बेटे उस केस के अंदर हमने कौन से वाला फार्मूला यूज़ करना है, देखिएगा RS, और वो है जी 1 माइनस 6 इंटू समीशन D स्क्वेयर प्लस T ओवर N इंटू N स्क्वेयर माइनस 1। और बेटे ये क्या है जी, विद टाई वैल्यूज। अब टाई वैल्यू का फार्मूला क्या है, टाई वैल्यू भी तो फाइंड आउट करने के लिए कोई फार्मूला चाहिए ना, तो वो वाला फार्मूला क्या है जी, वो आपके पास है 1/12 इंटू टी क्यूब माइनस टी। ये फार्मूला क्या है जी, ये टाई वैल्यूज फाइंड आउट करने का, यानी कि टी फाइंड आउट करने का। ये देखें ज़रा, इस फार्मूले के अंदर टी आ रहा है ना जी, तो ये टी फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से वाला फार्मूला लगाना पड़ता है, 1/12 इंटू टी क्यूब माइनस टी। क्लियर है जी। अच्छा बेटे, मज़े की बात ये है कि हम लोग ये दोनों फार्मूले यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर की मदद से ही रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग मैनुअल मेथड यूज़ करें तो तब हमें ये दोनों फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ये जब विदाउट टाई वैल्यूज़ हों ये वाला फार्मूला, और जब टाई वैल्यू आ जाए तो फिर कौन से वाला फार्मूला, नीचे वाला फार्मूला। दोनों के लिए मैं एक एक एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएं। देखिएगा, कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट। अब यहाँ से हमने RS फाइंड आउट करना है जी, और हमारे पास डाटा सेट क्या है मुजाहिदीन, देखिएगा, एक X का कॉलम है और एक Y का कॉलम है, और X के कॉलम में वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास जी, 7, 15, 12, 9, 19, 3, 9, 21, 17 और 12। ये X और Y की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। लेकिन हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन के लिए पहला काम क्या करना पड़ता है, वैल्यूज़ को रैंक्स असाइन करने पड़ते हैं। अब ज़रा देखिएगा जी किस तरह से X और Y का नया कॉलम जनरेट होगा जो कि इनके रैंक्स होंगे। तो यहाँ पे लिख देते जी रैंक डाटा, तो ये आ गया X और ये Y।
अब देखिए x के कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 7, इसको 1 कह दें। ओके, अब इससे लार्जर वैल्यू कौन सी है, 9, इसको 2 कह दें। इसके बाद 3, 4, 5। क्लियर है जी। आपने क्या किया, x के कॉलम को रैंक असाइन कर दिया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को 1, उससे लार्जर वैल्यू को 2, उससे लार्जर वैल्यू कौन सी 12, इसको 3, फिर 15, इसको 4, और 19 सबसे बड़ी वैल्यू थी, इसको 5 रैंक आपने असाइन कर दिया। अच्छा जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं, y कॉलम की तरफ आते हैं। तो y में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है जी, यहाँ पे आ गया जी 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4 और ये 5, इसको भी रैंक असाइन कर दिया जी। अब बेटे जैसे ही आपके पास ये रैंक वाले कॉलम बन गए, अब आप ओरिजिनल डाटे को भूल जाएं कि वो डाटा कौन सा था, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही हमारे पास ये x और y का कॉलम आ गया रैंक वाला, आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेटर पे पुट करें। जो r का आंसर आएगा वो बेसिकली किसका आंसर होगा, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन होगा, वो RS होगा। क्योंकि अब आप कौन से वाला डाटा पुट कर रहे हैं, ओरिजिनल डाटा पुट नहीं कर रहे, बल्कि उसकी जगह पे उसके क्या यूज़ कर रहे हैं, रैंक्स यूज़ कर रहे हैं। ज़रा कीजिएगा कैलकुलेटर पे, x के कॉलम में x की वैल्यूज़ पुट करें और y के कॉलम में y की वैल्यूज़ पुट करें, तो आपके पास जो r आएगा बच्चों, वो r बेसिकली हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन होगा। जी बताइएगा, 0.22, 0.2। तो यहाँ पे बेटे आपके पास r आ गया, r इज इक्वल टू 0.2। ये देखिए कितना आसान हो गया। और अगर हम लोग इसको मैनुअली करते, मैं मैनुअल इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे अगर आपको वहाँ पे ये बात भूल जाए और मैनुअल आपको माइंड में रहे, तो मैनुअल भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, ज़रा देखिए कैसे। अब मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, रेड मार्कर के साथ लिख रहा हूँ। रेड मार्कर का मतलब है हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करें जी, ये सिर्फ फार्मूला एक दफ़ा लगा के देखने लगे कि क्या इस फार्मूले से भी आंसर जो है वो 0.2 ही आता है। तो देखिएगा कैसे, यहाँ पे आपने डी का कॉलम बनाना है, और डी का कॉलम क्या होता है, x माइनस वाई। हर x वैल्यू में से y वैल्यू को माइनस करते चले जाएं, तो आपके पास कौन से वाला कॉलम आने लगा, d वाला कॉलम आने लगा। तो 1 माइनस 1, 4 माइनस 2, 3 माइनस 5, 2 माइनस 4 और 5 माइनस 3, 2 आ गया बेटे। ओके, अब आपने क्या करना है, ये तो आपके पास डी का कॉलम आ गया, लेकिन आपको फार्मूले के अंदर क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे जी, इसी कॉलम का स्क्वायर ले लेंगे। तो 0, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या आ गया, समीशन डी स्क्वायर 16 आ गया। चैप्टर नंबर 9 का हो गया टेस्ट। चैप्टर नंबर 10 जितना आज हो जाएगा ना, वहाँ तक आपका, अब मैथ का नहीं है इस दफ़ा, दोनों का ही है। चैप्टर नंबर 10 लिख लें। अच्छा जी, ये आपके पास डी स्क्वायर आ गया, समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं जी, आर एस 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आ गया जी 1 एज इट इज, माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर, तो वो कितना है, 16 है। यहाँ पे 16 पुट कर दें बेटे, वैल्यूज़ कितनी है 5, और 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 माइनस 1। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो आपके पास बेटे फिर भी 0.2 ही आंसर आएगा। सॉल्व करके देख लिया। अब देखें कैलकुलेटर ने कितनी वर्किंग आसान कर दिया है। तो ये आपको एक तो 2 कॉलम्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और 2 कॉलम्स के बाद वो फार्मूला लिख के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, फिर जाके आप कैलकुलेटर पे उसको सॉल्व करें। तो ये सारा काम कैलकुलेटर खुद ही कर लेता है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक्स और वाई के कॉलम की जगह पे ये जो रैंक डाटा है ना, ये रैंक डाटा आपने पुट करना है। तो आप आर कैलकुलेट करेंगे, जो आर आएगा वही आपके पास आर एस है।
और आपके पास आर एस क्या आ गया जी 0.2 आ गया। क्लियर है जी? जी भाई बेटे नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 1 2 3 4 5। ओके चलें जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल वो करते हैं जिसमें हमारे पास टाई वैल्यूज आ जाएं। क्या है जी? टाई वैल्यूज आ जाएं। यहां पे मैं डाटा लिख रहा हूं, फिफ्टीन 21 29 21 17 12। अब यहाँ ये आ गया जी x का कॉलम और ये y का कॉलम, और y का कॉलम में क्या है जी? वैल्यू 7 15 12 21 7 और 20। ये देखें बेटे, और एक चीज़ चले यहाँ पे ना एक और दफ़ा जो है वो वैल्यू को रिपीट करवा लेते हैं, 3 टाइम कर लेते हैं। मैंने लास्ट ऑब्जर्वेशन फिर चेंज कर दी। अब ज़रा देखिएगा, आपके पास x का कॉलम क्या है जी? 15 21 29 21 21 और 21, और यहाँ पे क्या है जी? 17 और 12। फिर इससे आगे बढ़ें, y के कॉलम में 7 15 12 21 7 7, यहाँ पे 7 3 टाइम आ गया, 7 7 और 7। तो यहाँ पे ये क्या है जी? दोनों कॉलम्स के अंदर ही टाई वैल्यूज आ गई। मेरे भाई अगर किसी एक में भी आ जाती तब भी आपको ये टाई वैल्यूज वाला फार्मूला ही लगाना पड़ना था। यहाँ पे मैंने टाई वैल्यूज दोनों कॉलम्स के अंदर शो कर दी हैं, और शो भी इस तरह से किए हैं कि एक कॉलम में 2 वैल्यूज हैं और एक कॉलम में 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। क्लियर है जी? अच्छा जी, चलें इससे आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो यहाँ पे है, जो करने वाला है, वो बेटे इनको रैंक्स असाइन करने हैं। रैंक किस तरह से असाइन करने, ये वाला इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अब वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो रिपीट होती वैल्यूज को रैंक जो है वो एवरेज में असाइन किए जाते हैं। किस तरह से देखिएगा, रैंक डाटा अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखें, x के कॉलम में क्या है? 12 है। चलें जी, ये आ गई आपके पास 1। अब इसके बाद 15, ये 2, फिर 17 3, फिर 21। अब ये देखें ज़रा, 4 नंबर पे भी 21 आ रहा है और 5 नंबर पे भी 21 आ रहा है। अगर मैं 21 को 4 असाइन कर दूं तो फिर 5 क्यों नहीं असाइन कर रहा, और अगर 5 असाइन कर दूं तो 4 क्यों नहीं असाइन कर रहा? क्योंकि दोनों वैल्यूज तो सेम है, 21 21। अब इनका रैंक भी सेम होगा, तो क्या करना होगा, हमें इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी होगी। किस किस पोजीशन पे ये रैंक आ रहा है जी? इसका रैंक कौन सा बनता है? 4, और यहाँ पे 5। एक वैल्यू 4th पोजीशन पे है और एक 5th पोजीशन पे है। तो आप क्या करेंगे, आप एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चे किस तरह से, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4.5। तो इन दोनों को एवरेज रैंक असाइन कर दिया जाएगा, और वो क्या हो जाएगा जी? 4.5 और 4.5। अब 29 को कौन सा रैंक असाइन किया जाएगा बताइएगा? 6। 5 तक तो यूज हो गए, टोटल वैल्यूज कितनी है? तो मैंने क्या बताया था जब मैं स्टार्ट पे टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने कहा था अगर आपके पास टोटल वैल्यूज हैं 5, तो लास्ट वाली वैल्यू का रैंक क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पे क्या है? 6। तो रैंक 5 कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है 4 और 5 रैंक तो यूज हो गया। 4 और 5 रैंक यूज करके हमने उसका एवरेज रैंक यहाँ पे असाइन कर दिया कि वो क्या जी? 4.5 और 4.5। ओके जी। अब 21 जहाँ पे भी है उसको सेम रैंक मिला हुआ है। क्लियर है जी? अब इसके बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है जी? 29। तो इसको 6 असाइन हो गया। अब बात करते हैं y की। तो y में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 7 ही है। नंबर 1 पे भी 7 आ रहा है, नंबर 2 पे भी 7 आ रहा है, नंबर 3 पे भी 7 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे भी इनकी एवरेज हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे? 1 + 2
प्लस 3, यही 3 रैंक बनते हैं जी। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया जी। तो आपने जहां जहां पे 7 है उसको 2 रैंक असाइन कर देना है। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब 7 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12। तो 12 को कौन सा रैंक असाइन होगा, 4 असाइन होगा, क्योंकि फर्स्ट 3 रैंक तो यूज हो चुके। ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या है जी 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, लेकिन तीनों वैल्यू सेम थी, 7 था। तो हमने तीनों वैल्यूज को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया तो एवरेज आ गया हमारे पास, मीन आ गया इसका। तो मीन रैंक क्या बना जी 2, तो हमने तीनों को 2 असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए रैंक कौन सा यूज होगा, 4 वाला। तो इस 7 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही, 12, तो यहाँ पे आ गया 4, और इसके बाद 5 और 21 6। अब देखिए बेटे, जैसे ही आपने ये रैंक डाटा कर लिया, इसके बाद ये इतने पहले आप ये वाला फार्मूला पुट करें जी, फिर वहाँ से टी फाइंड आउट करें और डी भी फाइंड आउट करें, एक्स माइनस वाई करके डी का कॉलम, फिर डी स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो ये काम बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करने पे गए तो। लेकिन आपका काम यहाँ तक ही था। अगर डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन क्या कहती है, द कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर बोथ द वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर आप एक्स एंड वाई डाटा के रैंक्स फाइंड आउट कर लें और उन रैंक्स के साथ आप लोग कोरिलेशन फाइंड आउट करें, तो आप उसको क्या कहते हैं, रैंक कोरिलेशन कहते हैं। तो हमने रैंक फाइंड आउट कर लिए हैं, रैंक्स असाइन कर दिए हैं। अब कैलकुलेटर पे पुट करें तो जो आर का आंसर आएगा वही क्या होगा, आर एस होगा। और ये जो डाटा नया आया आपके पास, ये पुट करना है आपने 0.7939। अच्छा 739 है, 0.739। ओके स्टूडेंट, क्लियर है जी, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, कोई इशू तो नहीं, पक्की बात है। फिर सोच लें एक दफ़ा। चलें जी, अब जल्दी से आप जो है ना वो मुझे इसका एक क्वेश्चन करके दिखाएं। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 2 डेफिनेशन रह गई हैं, एक एट्रीब्यूट की और एक एसोसिएशन की और एक कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की। ये डेफिनेशन बस शामिल है। इससे अगला जो टॉपिक मैंने एग्जांपल की हुई है ना कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के साथ, वो आपने फाइंड आउट नहीं करनी, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये थोड़ा सा काम मैंने बुक के ऊपर एक्स्ट्रा किया हुआ है। वहाँ पे जो आई कैप की स्टैंडर्ड बुक है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की बात की गई है। एसोसिएशन और कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की एक एक लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, बस इससे ज़्यादा काम नहीं है। तो हमने भी यही काम करना है। हमने जो लास्ट टॉपिक रह गया है वहाँ से सिर्फ 3 डेफिनेशन करनी है। एक हमने कर ली एट्रीब्यूट की, एक एसोसिएशन की। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, वो फार्मूला जिससे हम लोग एसोसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है जी, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ से देखनी है और ये हमारा चैप्टर 10 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने इसको देख के आना है। अभी जल्दी से आप मुझे जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखाइएगा, इंपॉर्टेंट MCQs में ज़रा कीजिएगा जल्दी से मुजाहिदीन। आज का लेक्चर यहीं तक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।